So hello everyone, today we are going to discuss about 12th science PYQ questions. So let's discuss. So first, this is an MC question. This is basically based on genetic topic. So in this the question is a man whose father was colorblind marries a woman who had a co-blind mother and normal father. Basically क्या है, एक जो मैन है उसका उसके जो फादर थे ना वो कलर ब्लाइंड थे, लेकिन हमें पता है भी जो फादर है उनका तो सिर्फ वाई जाएगा, एक्स नहीं जाता, तो मतलब ये नॉर्मल होगा जो मेल होगा। और जो फीमेल है उसकी क्या है, बेसिकली मदर कलर ब्लाइंड थी, तो एक अलील यहाँ से आ सकता है ना, तो ये क्या होगी, कैरियर होगी। तो हम क्या क्रॉस क्या लेंगे, बेसिकली हम इसमें क्रॉस लेंगे, जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। एंड मैरीज अ वुमन हु हैड अ मतलब कलर ब्लाइंड मदर, मतलब इसके क्या होगा, बेसिकली एक अलील रिसेसिव अलील क्या होगी, डिजीज वाली होगी और एक डोमिनेंट वाली होगी, राइट। तो बेसिकली ये कैरियर होगी कलर ब्लाइंड की, जो ये वुमन होगी कैरियर, क्योंकि उसकी मदर क्या थी, कलर ब्लाइंड थी, लेकिन फादर नॉर्मल है, तो ये कलर ब्लाइंड तो नहीं होगी बट क्या होगी, कैरियर होगी और ये नॉर्मल होगा। तो हमने क्या किया, प्यूनेट स्केयर में इसका क्रॉस करवा दिया, जिसमें हमने देखा भी इस क्रॉस से जो हमारे दो फीमेल बनी, राइट, एक कैरियर बनी और एक नॉर्मल बनी। और जो हमारे मतलब बॉय होंगे, मेल चिल्ड्रन होंगे, हमने देखा कि देखो जैसे दो हैं, राइट, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें से एक तो डिजीज़ है ये और एक नॉर्मल है, तो ये हाफ है ना, तो यहाँ आंसर आएगा सी भी। 50% चांसेस है भी वो डिजीज हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है, तो 50% है, क्योंकि देखो ना ये तो फीमेल वाला तो गया, अब ये एक रह गया, राइट, तो इसमें से हाफ है, हाफ ही हो गया ना ये, क्योंकि ये डिजीज़ है ये नहीं है, तो इसलिए 50% आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क अबाउट, बेसिकली फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या मतलब फुल फॉर्म है, GAC क्या है, जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी है, ग्राउंड इन्वायरमेंट एक्शन कमेटी, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट अप्रूवल कमेटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इसका आंसर है डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बेसिकली ये कमेटी है जो चेक करेगी भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं ना, वैलिड हैं भी, वो मतलब ह्यूमन उसको यूज़ करेंगे डेली पर्पस के लिए, तो वो उनको हार्मफुल नहीं है, अच्छा है उनके लिए। तो एक बार देख लेते हैं। बेसिक इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GAC, दैट इज़ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल टोमेटो है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, या फिर कुछ भी है, मतलब जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो वैलिड है ना, फिर कोई क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसको हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है ह्यूमन पे, तो वैसे वो चेक करेंगे, उसकी सेफ्टी चेक करेंगे भी सेफ़ है ना। भी अगर हम पब्लिक सर्विस में ये जेनेटिफाई मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करवा रहे हैं मतलब पब्लिक में, तो वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करेंगे, तो ये कमेटी है। द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस सच एज फूड मेडिसिन सोर्स हैज़ आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम, तो ये उस पेटेंट प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये सारा कुछ चेक करेंगे, तो यदा आंसर की सी डी। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन मैचिंग का है, इसमें क्या है, बेसिकली जो हमारी लेडी बर्ड बीटल, जो लेडी बर्ड बीटल है वो इनमें से किसको बिलोंग करती है, कौन से ग्रुप को, वो ट्राइकोडर्मा है, मिथानोबैक्टीरियम है, या ग्लोमस को बिलोंग है, या फिर किसको। तो बेसिकली जो ये बीटल होती है ना वो एफिड्स के साथ लिंक में है। माइकोराइजा जो कि ग्लोमस करता है, तो ये है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा करता है, क्योंकि ये बेसिकली हेल्प करता है ना हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह इस सब में, फंजाई तो हेल्प करेगा। बायोगैस जो हमारा मिथानोबैक्टीरियम है वो आ जाता है, तो ये है इसका
इसका देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। फर्स्ट सी, तो ये गया एंड ये गया। फर्स्ट सी, ओके ठीक है। सेकंड का डी, तो ये आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, बी का थर्ड का, रुको रुको, थर्ड का बी एंड फोर का ई, ठीक है ये ऑप्शन है सी डी बी। देख लेते हैं जो हमारा ट्राइकोडर्मा है वो क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो ये क्या करता है बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करेगा, ठीक है। ये फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। अब एफिड क्या है, द वेरी फिमिलर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड। बेसिकली जो ब्लैक और रेड पैचेस वाली जो हमारी बेसिकली लेडी बर्ड्स हैं या ड्रैगन फ्लाइज है, वो एफिड्स को मतलब उनको गेट रिड होने में हेल्पफुल करती हैं, जब मॉस्किटो से हेल्पफुल है उनके गेट रिड होने के लिए, ठीक है। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis। जो बायोकंट्रोल एजेंट है ना, वहाँ पे बटरफ्लाई बेसिकली है ना, इसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हम ना बीटी कॉटन को यूज़ करते हैं, जो कि बेसिलस बैक्टीरिया है, बेसिलस थ्रियोजेंसिस। ये क्या करेगा ना, बेसिकली जो एक क्राई प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन वो रिलीज़ करेगा। वो प्रोटीन जब कोई भी कैटरपिलर या कोई इंसेक्ट खाएगा तो उसके गट में जाके क्या होगा, बस्टअप हो जाएगा, तो फिर वो डेड हो जाता है। तो इसलिए बेसिलस थ्रियोजेंसिस यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, ठीक है। नाउ बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें क्या है बेसिकली, बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जहाँ पे मीथेन ज़्यादा होती है, और मीथेन जो कौन प्रोड्यूस करता है, मिथेनोजेंस, जो कि मिथेनोबैक्टीरियम है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज एज फ्यूल, तो इसको फर्दर हम फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैशियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो कहते हैं जो माइक्रोब्स हैं ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस या प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो गैस की जो टाइप है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, भी कैसा माइक्रोब है, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट किस पे वो यूटिलाइज कर रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट यूटिलाइज करके वो बन रहा है ना, तो उस पर गैस, उस बेस पे गैस रिलीज होगी उस पे। इन द एग्जाम्पल साइटेड इन द रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डव चीज मेकिंग कप प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, मेन गैस प्रोड्यूस वॉज कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं हम जैसे डफ है, चीज़ है, इथेनॉल बिवरेजेस है या फिर अल्कोहलिक है, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, क्योंकि वहाँ फर्मेंटेशन होती है, राइट। तो उसमें कौन सी गैस लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कहते जो एक बैक्टीरिया है जो सेलुलोज पे फीड करेगा, बैक्टीरिया जो सेलुलोज पे फीड करेगा उसको यूज़ करेगा, और कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, ये क्या है बनाएगा। दिस बैक्टीरिया आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। तो हम इनको कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहते हैं, जिसके कॉमन बैक्टीरिया को मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है, बेसिकली ये एनारोबिक स्लज में यूज़ की जाती है ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। और ये है ना जो कैटल होती है ना, काओ, इनके स्टोमक के ह्यूमन पार्ट में भी पाया जाता है ये, इसलिए जो इसका डंग होता है उसमें वहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब बायो फर्टिलाइज़र क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। बेसिकली ये क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करे, उनकी इनरिच करे, उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करे। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। तो ये बायो फर्टिलाइज़र की मेन सोर्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो हमारे लेज्यूमिनस प्लांट है, फॉर एग्जांपल पी बीन है ना, ये लेज्यूमिनस प्लांट है जो फेबेसी फैमिली को बिलोंग करती है। उसमें क्या होता है ना, रूट्स हैं उनके, वहाँ पे ऐसे ऐसे नड्यूल्स होती हैं, ये नड्यूल कहते हैं हम, ऐसे ऐसे
इनके रूट्स में, नड्यूल्स। इस नड्यूल्स में क्या होता है ना, राइजोबियम लग जाता है। You have studied about the nodules on the roots of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium। जो रूट्स है वो राइजोबियम के साथ मतलब एसोसिएशन करती है, ठीक है। तो जब इसकी एसोसिएशन होगी तब यहाँ नड्यूल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कुछ भी है ना, ग्लूटामेट या डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूटामेट तो चलो अमीनो एसिड फॉर्म में हो गया, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट। तो डिफरेंट फॉर्म्स में जिस फॉर्म में वो प्लांट ले सके उस ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इसको, विच इज़ यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ना वो प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता, इसलिए नाइट्रोजन की जो गैस प्रेजेंट है ना उसको अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग सॉइल सच एज एजोस्पाइरलम। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टीरियम, ये फ्री लिविंग है। माइकोराइजा क्या होता है, बेसिकली जब कोई फंगस फॉर्म है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। माइकोराइजा की एग्जांपल है ग्लोमस दैट फॉर्म अ माइकोराइजा, ठीक है। द फंगल सिम्बायोट इन दिस एसोसिएशन ऑब्जर्व फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू प्लांट। तो जो फंगल है वो क्या करेगा, जैसे ग्लोमस है, ये फंगस है ना, तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो फॉस्फोरस है सॉइल से लेगा और प्लांट को देगा, और प्लांट क्या करेगा, उसको स्पेस देगा या फिर डिफरेंट हेल्प करेगा। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट आल्सो सच रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजन। तो प्लांट को क्या क्या बेनिफिशियल है, जैसे कोई रूट बोर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस मिलेगी, टॉलरेंस टू सैलिनिटी मिलेगी, ड्रॉट कंडीशन को मतलब भी अच्छे से पास आउट कर जाएंगे, और ओवरऑल क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ और एफिशिएंसी डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो किसको यूज़ करके क्या रिलीज करते हैं। इट रिलीज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस को यूज़ करके वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या है, डेड लिविंग बेसिक डेड जो प्लांट है या वेजिटेबल उसको डेट्राइटस कहते हैं, जो डेड या डंक पे फीड करे। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। जो ह्यूमस होता है ना वो क्या है, बेसिकली डार्क कलर का एक अमोर्फस सब्सटेंस है जो कि माइक्रोबियल एक्शंस का हाईली रेजिस्टेंट है। तो यहाँ डिकम्पोजिशन क्या होती है, स्लो हो जाती है, एक्सट्रीमली स्लो। जब वो ह्यूमस है ना इसको फर्दर डिग्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स हैं इस पे ह्यूमस पे फर्दर डिग्रेडेशन करेगा और उनमें से क्या ले लेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को लेगा। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ई, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है। Transplantation of tissue organ to some patient often fails due to rejection of tissue organ by the body of the patient। कहते हैं भी जो फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हम किसी का ऐसे ही नहीं ले सकते किसी अननोन पर्सन का, राइट। तो वो काफ़ी चेक होते हैं, भी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहते हैं विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। जो रिजेक्शन होता है किस, फॉर एग्जांपल इस पर्सन की किडनी ख़राब है, अब हम कोई है आउटसाइडर है ये, ठीक है, आउटसाइडर इसकी किडनी ये देने आ रहा है, ये किडनी की चांस है भी रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आउटसाइडर है, इसकी मैच होने चांसेस कम है, राइट। तो जो रिजेक्शन है वो कौन सी इम्यूनिटी का पार्ट है जो इसकी किडनी को रिजेक्ट करेगा, भी ये तो मेरी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही, ये ऑर्गन नहीं मैच करेगा। तो ये होती है क्या, ये ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, या फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ये डी,
सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है बेसिकली? एनिमल, अनदर प्राइमेट और ह्यूमन। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग ग्रुप्स आर एसेंशियल बिफोर अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट इनेबल्ड पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनिटी सप्रेसर। हाँ, भी कोई भी टिश्यू है, चाहे ब्लड ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, ਆਪਾਂ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो यही मतलब भी मैच होना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। मैचिंग की है, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ है, मैचिंग ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ है। तो उस ਵੇਲੇ चैक होना चाहिए भी मतलब ये ਜਿਹੜਾ organ है या ब्लड ग्रुप है मैच भी कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ये वास्ते द बॉडी इज़ एबल टू डिफरेंशिएट सैल्फ एंड नॉन सैल्फ। जी अपनी बॉडी है ना, वो जी इम्यूनिटी है वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम है भी ਜਿਹੜਾ कि डिफरेंशिएट कर सकती है भी ये सैल्फ पार्ट है कि नॉन सैल्फ पार्ट है। ठीक है, एंड ये सैल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजैक्शन। तो ये सैल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जी कि ग्राफ्ट रिजैक्शन नू रिस्पॉन्सिबल दी है। हाँ, आंसर डी। हुण ये अपना क्वेश्चन है, ये की है बेसिकली अपने को कॉलम 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ट्रोफोब्लास्ट की है, इम्प्लामेंटेशन इन इनर सेल मास मोरोला। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? इट इज़ इम्बेंडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन एंडोमेट्रियम। नो, ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यस। तो ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है बेसिकली? ये ना आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला है एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। इनर सेल मास, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। तो ये इनर सेल मास है। इम्बेंडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन एंडोमेट्रियम, तो ये है इम्प्लामेंटेशन। तो क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन ए ही है इसका, ट्रोफोब्लास्ट 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो यही है, देख लेते हैं एक बार क्या होता है। बेसिकली जब हमारा जाइगोट होता है ना, उसके अंदर फर्दर डिवीज़न होनी है एम्ब्रियो बनने के लिए, तो वो क्या है माइटोटिक डिवीज़न में जाता है थ्रू आइस्थमस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट कॉल्ड एज क्लीवेज टुवार्ड द यूट्रस। तो ये यूट्रस की तरफ जाता है, यहाँ पे क्या है जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होती हैं एंड फॉर्म ब्लास्टोमियर। तो ये क्या है फिर क्या है, जब क्लीव करेगा, जब ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा तो क्या होगा, डिवीज़न से ना, जैसे 1 सेल, फिर 2 सेल, 4, ये 8 या 16, तो ये क्या है, ये ऐसे सेल बनाएगा जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। और जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमियर बना ले, उसको हम मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला। जिसमें 16 डॉटर सेल्स मतलब बन जाए, उसको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। और जो मोरूला होता है उसमें क्या है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा। द मोरूला कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला क्या है, फर्दर डिवाइड करता रहेगा और किस में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में। अब and it further moves to uterus. The blastomeria in the blastocyst are arranged into outer layer. जो blastocyst की outer layer है वो क्या बनेगी, ट्रोफोब्लास्ट। ये बनेगी ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास है वो क्या है, इनर सेल टिश्यू, वो इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो का पार्ट बनेगा। Inner group of cell attached to trophoblast called inner cell mass. The trophoblast layer then got attached to endometrium. जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, वो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगी। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। और जो एंडोमेट्रियम है फिर इस ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेगा। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेंडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। और ब्लास्टोसिस्ट क्या है, पूरा इम्बेंड हो जाएगा यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। इस प्रोसेस को हम इम्प्लामेंटेशन कहते हैं, जिससे प्रेगनेंसी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम है। द डायग्राम गिवन below shows labeling of 4 part of the dicot embryo during its development. PQRS is given.
तो ये डायग्राम में पी है, देख के मतलब क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ऐसा, ठीक है। तो चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट करेक्ट लेबलिंग ऑफ पी क्यू आर एस ऑफ एम्ब्रियो इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट डेवलपमेंट। तो पी क्या है, पी है जाइगोट, तो पी जाइगोट एग नहीं है, ठीक है। फिर क्यू क्या है, सस्पेंसर है, तो ये गया, ठीक है। तो ये हमारा रेडिकल पार्ट है और ये हमारा पल्म्यूल है। ये एस क्या है, हमारा पल्म्यूल है, एस पल्म्यूल। तो आर क्या है, कोटलीडन है, तो ये हमारा बी ऑप्शन आएगा। ये जाइगोट, ये अपना सस्पेंसर हो गया, ये अपना कोटलीडन है और ये क्या हमारा पल्म्यूल है। देख लेते हैं एक बार। डबल फर्टिलाइजेशन तो हमने पहले की है, हम जस्ट इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा ग्लोब, सबसे पहले ये जाइगोट है, ठीक है। ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, राइट। जाइगोट करके ये क्या बनाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ये इसकी शेप इस तरह है, इस करके इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ये हॉर्स शेप बना रहा है, इस करके इसको हॉर्स शेप एम्ब्रियो कहते हैं। और यहाँ पे ये नेक सेल्स हैं, ये क्या है, सस्पेंसर। और ये हमारा जो रूट बनाएगा रेडिकल पार्ट है। ये दो कोटिलीडन है, इसको हम इसलिए डाइकोट कहते हैं। डाइकोट मीन्स दो कोटिलीडन, देख सकते हैं 1 2, तो ये दो डाइकोटिलीडन है। और जो हमारे शूट पार्ट बनाएगा वो पल्म्यूल है। और यही क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो की डायग्राम है, ठीक है। तो ये था इसका। नेक्स्ट है हमारा पीसीआर, एम्प्लीकेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज में गो अप टू। अगर हम डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर एम्प्लीफाई करें तो वो कितने तक जा सकते हैं, कितने टाइम मतलब हो सकता है, 0.1 मिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स या 1 ट्रिलियन। तो इसकी 1 बिलियन टाइम्स हो सकती हैं, देख लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स लैब की कंडीशन में, मतलब सेल, लिविंग सेल से बाहर लैब की कंडीशन में क्या होता है जो डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डीनेचुरेशन होता है, जहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है उसको सेपरेट किया जाता है, इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। फिर यहाँ प्राइमर लगेंगे, प्राइमर लगा के क्या होगा, इनकी एक्सटेंशन होगी, इलोंगेशन होगी, तो फिर ये ज्वाइन हो गई, तो इसको अनीलिंग कहते हैं, जब ज्वाइनिंग कहते हैं। और फिर जब ये ज्वाइन हो जाते हैं, अनीलिंग पार्ट ज्वाइन हो जाते हैं, फिर इसको एक्सटेंड किया जाता है, राइट। 5 to 3 डैशेस की एक्सटेंशन होगी तो वो ये एक्सटेंशन हो जाते हैं। तो 3 पार्ट है डीनेचुरेशन, जब ये है 2 डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन्होंने सैपरेट किया है, ये सैपरेट हो गए। फिर अनीलिंग च की है, जब प्राइमर ऐड किए जाते हैं, प्राइमर लग जाते हैं, ज्वाइनिंग, ठीक है, अनीलिंग हो जाते हैं। फिर थर्ड पार्ट है एक्सटेंशन, जब ये प्राइमर लग गए सी अनीलिंग च, हुण ये फर्दर एक्सटेंड होणगे 5 to 3 डैश पोलैरिटी च, ये एक्सटेंशन पार्ट हो जाता है। ओके, तो ये डीएनए पॉलीमरेज जिन्होंने आप टैग पॉलीमरेज तो यही यूज़ किया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ऐड की जांदियां ने, क्योंकि पॉलीमरेज एक्सटेंड करूगी तो न्यूक्लियोटाइड यूज़ होंगे, तो इस करके ये की रॉ मटीरियल है, हीट करके की डीनेचुरेट किया जाता है। ओके ओके वन सेकेंड, ये सैट ऑफ प्राइमर यूज़ किए जाते हैं, जिद है ना ओलीगो न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज होंगे। एंड ये इंजाइम कि यूज़ होंगी, डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होंगी है। इंजाइम का काम की है, प्राइमर में एक्सटेंड करना, तो ये की एक्सटेंड करूगी, लेकिन की यूज़ करूगी, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ करूगी, राइट। रिएक्शन होगी तो जीनोमिक जो डीएनए उसका टैंपलेट यूज़ करूगी। हुण ये सैपरेट होए सी, हुण आ दोनों की है, टैंपलेट ही है ना, तो डीएनए दा टैंपलेट, क्योंकि इनू ही जब ये एक्सटेंड करेगा
जब ये आ की है टैंपलेट है, ये भी टैंपलेट है, आ प्राइमर ने, ठीक है। हुण जब 5 to 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ यूज़ करते हैं, ठीक है, टेम्पलेट तरह। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ DNA इज रिपीटेड मैनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ DNA कैन बी एम्पलीफाइड अबाउट बिलियन टाइम्स, 1 मिलियन कॉपीज आर मेड, कितनी कॉपीज बननगियां 1 बिलियन, एंड सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूजिंग थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। तो केड़ा एंजाइम होंगे थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल क्या, क्योंकि हाई टैंपरेचर ते भी बनूगा, इंड्यूस होगा, लेकिन इस टैंपरेचर ते DNA तो डीनेचुरेट हो जाता, बट ये की है वर्क करता है, इस करके थर्मोस्टेबल, ठीक है। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਇਨ ਅ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਆਫ DNA इज सच एंड चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन द mRNA। तो क्या ये कोडिंग स्टैंड ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ mRNA ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ A B ਜਾਂ C, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ B, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ DNA ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ RNA ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AAT ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ RNA ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ AAU ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ DNA dependent RNA polymerase ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ, that is 5' to 3'। the strand that has a polarity 3' to 5' act as a template। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3' to 5' ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਂਪਲੇਟ DNA ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅ 5 to 3' ਦੈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5' to 3' ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ RNA ਐਕਸੈਪਟ ਥਾਇਮਿਨ ਐਟ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਯੂਰਾਸਿਨ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਥਾਇਮਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ mRNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯੂਰਾਸਿਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ A, ਇੱਥੇ ਵੀ A T ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ U ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ G, ਇੱਥੇ ਵੀ G, ਫਿਰ ਅਗਲਾ C, ਇੱਥੇ ਵੀ C, U ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ T ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ T ਅਤੇ U ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ mRNA, ਠੀਕ ਹੈ। How many pollen grains and ovules are likely to be formed in anther and the ovary of an organism that bear 50 megaspore mother cell and 50 megaspore mother cell? जो हमारा जैसे ये सेल है मेगास्पोर मदर सेल है, अगर ये पोलन है ना तो म्यूसिस होगी, राइट। तो म्यूसिस से ये 4 बनेंगे, ठीक है। तो इसके तो हम क्या करेंगे, इसके 4 सेल बनेंगे, 1 से 4 बन रहे हैं, तो अगर 50 है तो कितने हो गए 200। लेकिन जो ओवरी में है, ओव्यूल में है, उसका होता है म्यूसिस से बनेंगे तो 4 ही, जो हमारे बनेंगे 4, लेकिन ये जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो 1 रह जाता है। तो क्या होगा, इसका 50 का 1 ही सेल बनेगा, तो ये 50, तो इसका B ऑप्शन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।